Welcome, my dear students. So, today we are going to learn one of the poems of class 11th, Father to Son, written by Elizabeth Jennings. So, my dear students, first of all, I would like to ask you an easy question. Ask yourself too कि आप कब अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह इनका संबंध महसूस करने लगे जैसे कि आप एक दूसरे से बात करते टाइम स्ट्रेंजर की तरफ फील कर रहे हैं. In English, we can call it when did you actually feel like stranger with your own parents, or when do you actually feel while talking to your own parents like strangers. So in this poem, इस poem के अंदर एक पिता और एक उनका बेटा दोनों ही अपने ही घर में कैद हैं एक साइलेंट वॉर में. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बाप और बेटा एक पिता पुत्र होने के बावजूद भी why are they feeling like they are trapped in a silent war, जिसे शीत युद्ध भी कह सकते हैं. सो हम इस पोएम को जो है पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप प्लीज इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आपको भी अपने पेरेंट्स के साथ एक स्ट्रेंजर की तरह फील होता है. क्या कभी आपके पेरेंट्स ने आपको गलत समझा है? क्योंकि ये जो फीलिंग है, ये इमोशन है, ये एलिजाबेथ जेनिंग्स की क्वालिटी है, उनके पोएम्स की क्वालिटी है. इसीलिए सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले एलिजाबेथ जेनिंग्स जो हमारी इस पोएम की पोइट हैं, उनके बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है. उनका बर्थ 1926 में हुआ एंड शी डाइड इन 2001. जानी जाती हैं अपनी थीम्स लव के लिए, लॉस के लिए, फेथ एंड डाउट के लिए, एंड स्पेशली जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, जो मानवीय रिश्ते हैं, उनमें जो एक नाजुक अनुभव, जो उतार चढ़ाव, जो फ्लक्चुएशन होता है, लव है, लॉस है, प्राइड है, साइलेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की थीम्स ह्यूमन रिलेशनशिप में जो आती है उसको समझने के लिए वो जानी जाती हैं. और इन रिश्तों के बीच जो भावनाएं हैं, जो इमोशन है, उसको बहुत ही आसान सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हैं, जिससे कि उनकी पोएम के जरिए कोई भी जो है ये समझ सकता है कि अपने रिश्ते में, चाहे वो किसी भी तरह का हमारा रिश्ता हो, तो उसमें हम कैसे अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं, अपने इमोशंस और फीलिंग्स और अपने लव को ठीक से एक्सप्रेस करके अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं. तो चलिए बिना कोई देरी किए, विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. See, let's read the first stanza line by line. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design. Yet what he loves I cannot share. तो यहाँ एक फादर विशेष तौर पे अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन का जो भाव है, उसे वो एक्सप्रेस करते हैं कि I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. वो कहते हैं कि इस एक ही घर में सालों तक रहने के बाद, एक साथ रहने के बावजूद भी मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूं, मैं इसे जानता ही नहीं हूं. I know nothing of him. मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. So try to build up our relationship from how he was when small. और मैं उसके साथ एक रिश्ता दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि जब वो छोटा था. तब हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बट अब जो है हमारे रिश्ते में जो ये कड़वाहट आई है कि मैं इतने साल रहने के बावजूद भी इस बच्चे को समझ नहीं पाता. तो वापस से जब वो छोटा था वैसा रिश्ता मैं दोबारा से उसके साथ बिल्डअप करना चाहता हूँ. आगे वो कहते हैं, Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. वो कहते हैं कि वो बीज जिसे मैंने ही बोया था, जिसे मैंने ही लगाया था, जहां जमीन तो उसकी है और मेरा कुछ भी नहीं है. यहाँ लैंड को वो पॉइंट जो है एक मेटाफर के रूप में यूज करते हैं कि जीवन तो उसका है, लाइफ जो है वो भले ही मेरा बेटा है बट उसकी अपनी खुद की एक लाइफ है, जहां ऐसा मुझे लगता है कि बीज मैंने ही बोया था बट मेरा ही उस पर कोई अधिकार नहीं है. वो यहाँ एक हैरत और एक थोड़ा अफसोस भी जाहिर करते हैं. आगे वो कहते हैं, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. कि हम हमेशा इस तरह बात करते हैं जैसे कि दोनों अजनबी हैं. हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग, एक समझ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन. कि ये बच्चा तो मेरे ही तरह है, मेरा ही बेटा है, इसके फीचर्स बहुत सारे मेरी तरह हैं, इसका जो फिजिकल आइडेंटिटी है, इसकी आवाज है, क्योंकि जनरली अमूमन हम अपने माता पिता पे ही जाते हैं, यही वहां जो है फादर है उनका कहना है. Yet what he loves I cannot share. इसके बावजूद भी कि मेरे जैसा दिखने के बावजूद भी मैं जो मुझे पसंद है वो इसके साथ शेयर नहीं कर सकता, और ना ये मेरे साथ जो इसे पसंद है वो शेयर कर सकता.
तो पहले स्टेंजा में जो फादर है वो जनरली जो है अपने रिश्ते को अपने ही शब्दों में बयां कर रहे हैं। जब वो छोटा था उनका बेटा, तब से लेकर के अब तक एक अजनबी का जो एहसास बातचीत के दौरान अपने बेटे के साथ उन्हें होता है, उसको वो यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर स्टेंजा नंबर 2, शेयर्ड साइलेंस। This is the heading we have given to the stanza 2. So let's read it line by line and look at the picture. You can assume that he is the father of the son and he is again sharing his experience. Let's read it line by line. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to my house, my father's, where he once was born. Rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love out of this silence. Silence. I have no voice in this. I feel that silence. I have nothing to say. Dear students, यहाँ पे जैसे कि हमने आपको समझाया कि दोनों के बीच एक साइलेंट वॉर जारी है, और यहाँ वो साइलेंस नेगेटिव वे में जो है हमारी रिलेशनशिप को बहुत ही टॉक्सिक बना देता है, हमें हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं करने देता है। यही साइलेंस ने फादर और सन दोनों को ट्रैप कर लिया है, वो बेड़ियों की तरह उसके चारों तरफ जो है उनको रैप कर रखा है। तो यहाँ फादर कहते हैं कि एक अजीब सी शांति ने हमें घेरा हुआ है, बट इसके बावजूद भी वो कहते हैं आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू माई हाउस। वो कहते हैं कि चाहे उसने जो है अपना वक्त खराब किया हो, चाहे उसने अपनी खुद की दुनिया बनानी चाही हो, और चाहे वो कितना ही बाहर नुकसान करके आया हो, या उसने अब तक जो भी कर्म किया है, जैसा भी उसने व्यवहार किया है, मैं उसे माफ करने को तैयार हूं। बस वो वापस आ जाए अपने उस घर में जहां मैं भी पैदा हुआ था, जो मेरे जो पिता का घर है, उनका पारंपरिक घर है, जहां वो पैदा हुआ था, और सिवाय इसके कि वो अपनी एक अलग दुनिया बनाए, अपना एक अलग संसार बनाए, उसके बजाय वो घर आ जाए, मैं उसे माफ कर दूंगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू। फॉरगिव मीन्स माफ करना। मैं उसे माफ कर दूंगा इस सब के बावजूद भी कि वो उसी घर में वापस आ जाए जहां उसका जन्म हुआ था। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव आउट ऑफ दिस साइलेंस। और हम इसी शांति, इसी अजीब सी शांति जो जहर की तरह हमारे इस रिलेशनशिप को खराब कर रही है, हमें दुख से भर रही है, इसी दुख से हम एक नए प्रेम का जन्म करेंगे, एक नए रिश्ते को जन्म देंगे, और इस साइलेंस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आगे वो कहते हैं आई हैव नो वॉइस इन दिस, क्योंकि इस शांति में मेरे लिए कोई आवाज है ही नहीं। मैं क्या कहूं, मैं कैसे अपने इस भावनाओं को उसके सामने रखूं। आई फील दैट साइलेंस। मैं उस शांति को फील करता हूं जो हमें एक दूसरे से जो है जुड़ने नहीं देती, और मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं है। मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं उससे क्या कहूं, कैसे उसे कहूं कि मैं उसे माफ कर देना चाहता हूं, बस वो घर वापस आ जाए, जो भी उसने किया है उसे सब भूल जाए, मैं भी भूलने को तैयार हूं, और वो घर आ जाए, और इस साइलेंस को हम तोड़ दें, और फिर से एक नया रिश्ता जो दुखों को दूर करके प्रेम भरा हम फिर से शुरू करें। तो ये था हमारा सेकंड स्टेंजा, क्योंकि ये साइलेंस में सिर्फ फादर ही नहीं जो परेशान है, ये जो साइलेंस है उन दोनों को सुई की तरह चुभ रहा है। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द पोएम लाइन बाय लाइन। यहाँ पे जो एक वर्ड आप नोटिस करिएगा, प्रोडिगल, ये एक सिंबॉलिकल है, एक बिब्लिकल है, बाइबल से लिया गया है, जिसमें एक बेटा जो है बाहर जाता है, उसके पिता उसे बाहर भेजते हैं और कहते हैं कि जा कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ ऐसा करके दिखा कि वाकई में ऐसा लगे कि आप जो है अपने पांव पे खड़े हो, और उस बेटे को कुछ पैसे दे करके वो बाप भेज देता है। ये बाइबल जो क्रिश्चियनिटी की एक जो है रिलीजियस बुक है, उसकी एक स्टोरी है, वहीं से ये वर्ड लिया गया है, प्रोडिगल सन, जिसमें वो बेटा उन सारे पैसों को ऐसे ही उड़ा देता है, बहुत बड़ी बड़ी जो है गलतियां करता है, उसके बावजूद भी उसके पिता उसे स्वीकार कर लेते हैं, इवन उसके आने का जश्न मनाते हैं, और वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो बेटे ने चाहे नुकसान किया हो, गलतियां करी हो, बट वो फाइनली घर आ गया और उसके पास एक सुधरने का मौका है, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं। तो आप सभी को सेकंड स्टेंजा समझ आया होगा। अब हम मूव करेंगे हमारे थर्ड स्टेंजा की ओर। We have named this stanza as mutual frustration and finally a resolve. Both of them are trying to find. Let's read the poem, stanza number 3, line by line. See the picture. How they are touching. They are trying to resolve their issue. वो अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो निराशा है उसे वो खत्म कर देना चाहते हैं। Let's read it. We each put out an empty hand, longing for something to forgive, but neither can forgive. The land is his home is now his own, and I will live as he desires, and he must live as I desire, until we both are grown to something of a different mind, where we can both reach out to find,
and speak with open hands, and then we both can come to terms with life. तो यहाँ जो फादर हैं वो कहना चाहते हैं कि हम दोनों ही अपने एम्प्टी हैंड, जो कि खाली हैं, जो एक दूसरे को माफ करने के लिए उस भावना से भरे हैं। लॉन्गिंग का मतलब एक गहरी चाह। तो दोनों के हाथ भले ही खाली हैं, बट वो दोनों ही एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं। बट नीदर कैन फॉरगिव, बट सिर्फ उस साइलेंस की वजह से, सिर्फ जो पुराने उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो दोनों ये बात खुल के कह नहीं सकते। द लैंड इज हिज, आगे पिता कहते हैं कि मैं मानता हूं कि उसका अपना एक जीवन है, बट ये घर भी तो उसी का है और ये उसी का रहेगा, और इस घर में मैं वैसे ही रहूंगा जैसे उसकी इच्छा है, बट उसको भी उसी की तरह रहना है जैसे कि मैं चाहता हूं। तो हम दोनों यहां वो ये बताना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। तो मैं भी उसके हिसाब से चेंज होने को तैयार हूं, मॉडिफाई होने को तैयार हूं, और वो भी हमारे हिसाब से हमारे साथ रहने को तैयार हो, जब तक कि वी बोथ आर ग्रोन टू समथिंग ऑफ अ डिफरेंट माइंड। क्योंकि हम दोनों का माइंड अलग अलग होने के बावजूद भी हमें एक मत होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार हूं। और शायद कहीं ना कहीं वो दोनों ही इस बात के लिए तैयार हैं, वेयर वी कैन बोथ रीच आउट टू फाइंड एंड स्पीक विद ओपन हैंड्स, जहां हम दोनों ही एक दूसरे के साथ आ सकें, एक दूसरे के साथ बाहें फैला करके अपनी बात खुल करके कह सकें, और दोनों जीवन के उन टर्म्स पे, मतलब कि जहां हम दोनों एक साथ खुशी से जी सकें, उन जीवन की उन शर्तों को हम खुद चुनें, अपने कुछ रूल्स बनाएं, अपने कुछ रेगुलेशंस बनाएं, अपनी कुछ बातचीत करें, अपना एक व्यवहार बनाएं, और जीवन को अलग अलग जीने की बजाय क्यों ना एक साथ जिया जाए। तो यहां इस लास्ट स्टेंजा में फादर जो है एक साथ आने को कह रहे हैं, एक दूसरे को फॉरगिव, माफ करने के लिए कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेटा भी जो है उसी फ्रस्ट्रेशन से अब तंग आ चुका है। दोनों ही अपने एक दूसरे की इन फ्रस्ट्रेशन को दूर करके एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, और अमूमन रिश्तों में ऐसा होता भी है, सबको अपनी गलतियों का पता होता है, बट कहीं ना कहीं अलग अलग जीने से बेहतर है कि हम एक साथ आकर के जिए। तो आप भी अपने पेरेंट्स के साथ अगर ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है, स्ट्रेंजर्स की तरह एक साइलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स, पुराने आपके जो विवाद हैं उसकी वजह से आप अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई आकर के इसे पहल करे, जैसे कि पिता चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पुत्र चाह रहा है। सो बोथ फादर एंड सन वांट्स टू लिव टुगेदर एंड दे वांट टू फॉरगिव ईच अदर, बट दे हैव टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ दैट साइलेंस, दैट नेगेटिव साइलेंस। तो ये थी हमारी पोएम फादर टू सन। अब हम इसे जो है जल्दी से रिवाइज करके इसके सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सेंट्रल आइडिया इज द सेम हाउस बट लिविंग लाइक स्ट्रेंजर्स। जैसे कि हमने स्टेंजा में देखा है कि दोनों जो है टुगेदर जो है लिव कर रहे हैं, बट जीरो अंडरस्टैंडिंग है। दोनों के बीच एक साइलेंट वॉल है और एक सिवियर कम्युनिकेशन गैप है, दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं है। दोनों के बीच एक जनरेशनल डिफरेंस है कि जो सन है वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी डेवलप करना चाहता है और फादर उसे स्वीकार करने में एक स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। इसी को जनरेशनल गैप कहते हैं, जब दोनों के विचारों में मतभेद हो। म्यूचुअल लॉन्गिंग है, मतलब कि दोनों की ही इच्छा है, दोनों का ही दर्द सेम है, दोनों ही माफ करना चाहते हैं और इस गैप को खत्म करना चाहते हैं। दोनों के बीच एक अनस्पोकन लव है, जो पोएम दिखाती है कि एक सैडनेस है बट साथ में प्रेम भी है, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, बट समस्या जो प्रॉब्लम इज दे नेवर ट्रूली एक्सप्रेस देयर लव विद ईच अदर। तो ये अनस्पोकन लव को वो खत्म करना चाहते हैं। ये इस पोएम के कुछ सेंट्रल आइडियाज थे। चलिए अब इस पोएम को एंड करने से पहले हम इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस समझ लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन द पोएट्री द पोएटिक डिवाइसेस आर वन ऑफ दोज सिग्निफिकेंट टूल्स। वो सबसे धारदार हथियार की तरह इन्हें जो है पोइट अपनी पोएम को ब्यूटीफुल और रीडेबल, डेकोरेटिव, इन्फ्लुएंसिव एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए यूज करता है। सो दिस इज अ टूल ऑफ द पोइट। The first poetic device the poet has used in the poem is alliteration. Alliteration आप सबको मैंने कराया हुआ है। Look at the first letter of the words. If the first letter of the word is repeated at least 2 times in a sentence, where the poetic device alliteration will be used. So alliteration, यहाँ देखिए इस sentence में I have spent or sown it where. तो spent starting with S and sown is starting with S. So here alliteration is used in the sound effect. The second poetic device is a repetition that is used to create emphasis. एक दबाव, एक ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान खींचने के लिए इसे यूज किया जाता है। रिपीटेशन में क्या करते हैं हम कि एक ही वर्ड रिपीट होता है। एलिट्रेशन में फर्स्ट लेटर रिपीट होता है और रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स रिपीट होता है। तो साइलेंस, आउट ऑफ दिस साइलेंस, साइलेंस। तो यहाँ साइलेंस वर्ड रिपीट हो रहा है एक स्टेंजा के अंदर, तो यहाँ रिपीटेशन यूज किया गया है इस लाइन के अंदर। और इसके बाद है सिमिली। सिमिली जैसे कि आप जानते हैं, इट्स यूज्ड फॉर द कंपैरिजन यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज। तो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, कि हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। तो ये जो
के जैसा, के तरह। सो ये वर्ड्स इंग्लिश में इन्हें हम कहेंगे लाइक और एज। तो अगर किसी सेंटेंस में अगर दो चीजों को जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है वर्ड्स यूज करके, लाइक और एज, इसके तरह या इसके जैसा या उसके जैसा या उसके तरह, तब वहां हम सिमिली मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी पोएम फादर टू सन, जो क्लास 11th हॉर्नबिल एनसीईआरटी से। आई एक्सपेक्ट एंड आई आल्सो होप that you have understood the poem. I have tried my best to explain you line by line. And जो एलिजाबेथ जेनिंग्स है, उनका जो है तरीका भी कुछ ऐसा ही है कि barely you will find any difficult word in the poem. Each and every line is easily explained. तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में, आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसमें ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से बिटवीन द फादर एंड द सन whom we have to blame, कि जो फादर थे उनकी ज़्यादा गलती थी या जो बेटा था उनकी ज़्यादा गलती थी। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इस पोएम को अपनी खुद की लाइफ से भी रिलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में या आपका कोई फ्रेंड है उसकी लाइफ में अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो आप उन्हें भी समझाएंगे और इस पोएम को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके इसे अपनी एक डीप लर्निंग इन्फॉर्मेशन से एक नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करके इस जो है पोएम के रियल मीनिंग को, जो एलिजाबेथ जेनिंग्स समझाना चाह रही हैं, उसे ग्रैस्प करेंगे। सो मेरी तरफ से मेरे सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप